हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम एजाज सैयद है और इस वक्त मैं मौजूद हूँ राजा आतिफ जुल्फ़कार के प्रोग्राम पाकिस्तान अफेयर्स में। और आज हम पॉलिटिकल पार्टीज़ पर डिस्कशन की जो हमने सीरीज़ शुरू की थी, सियासी जमातों के हवाले से जो हम बातचीत कर रहे थे, उस सीरीज़ की एक अहम सीरीज़ है, क्योंकि आज हम डिस्कशन करने जा रहे हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सियासत के बारे में, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का माजी और हाल और इसका मुस्तकबिल। तो सबसे पहले मैं चाहूँगा कि राजा आतिफ जुल्फ़कार से इस हवाले से ज़िक्र करते हैं, क्योंकि राजा आतिफ जुल्फ़कार बड़े एक्टिवली स्टूडेंट पॉलिटिक्स का भी हिस्सा रहे हैं, जर्नलिज्म करते रहे हैं। और पिंडी जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अरूज की एक अलामत है, क्योंकि भुट्टो साहब ने जो पिंडी और लाहौर में जलसे किए थे पीपल्स पार्टी के क़याम के बाद, वो वाले जलसे थे जिन्होंने पीपल्स पार्टी को शोहरत की बुलंदियों पर पहुँचाया। और चूँकि राजा आतिफ पिंडी में पीपल्स पार्टी के अदवार को करीब से देखते रहे हैं, फिर बाद में स्टूडेंट पॉलिटिक्स भी करते रहे, तो शुरू करते राय साहब ये बताइए कि पीपल्स पार्टी जब बनी तो उसके बाद ज़ाहिर है पिंडी के तालीमी इदारों में भी उसका असर आया, तो क्या अवामल थे इसकी बनने में, और हाल के ऊपर तो बाद में आते हैं। जी राय साहब। बहुत शुक्रिया शाह जी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को अगर हम पाकिस्तान में अगर अमूमी नज़र से देखें तो हम उसको कह सकते हैं कि पाकिस्तान में जमहूरियत का एक सिंबल समझी जाती है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। दूसरी इसकी खूबी ये थी, जो मैंने लफ्ज़ इस्तेमाल किया थी, वो ये थे कि चारों सूबों के अंदर एक वफाक की अलामत समझी जाती थी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। अब वो चूँकि उसका थोड़ा सा वो सिमट गया, लेकिन अभी भी बहरहाल वो चारों सूबों में और गिलगित में और आज़ाद कश्मीर में एग्जिस्ट करती है। जुल्फ़कार अली भुट्टो साहब, जैसा कि सब लोग जानते हैं, वो इसके बानी थे, और जब उन्होंने इसकी बुनियाद रखी, वो उससे पहले वो अयूब खान की काबीना में थे। सो पीपल्स पार्टी के ऊपर भी ये इल्ज़ाम मौजूद है कि जो इसके बानी हैं वो भी सिलेक्टेड थे, जैसे कि मुस्लिम लीग के बानी, जो मुस्लिम लीग नून के नवाज शरीफ साहब, वो भी जिसे कहते हैं इस्टेब्लिशमेंट के ज़रिए से आए थे, उसी रास्ते से आए थे, क्योंकि पाकिस्तान में और कोई रास्ता फ़िलहाल है नहीं। लेकिन बहरहाल भुट्टो साहब जब आए, और फिर भुट्टो साहब ने जो ज़्यादा शोहरत हासिल की वो 71 की जंग के बाद जो हमारी कैदियों की वापसी का अमल था, उस दौरान हासिल की। उसके बाद हमने देखा कि पीपल्स पार्टी को पब्लिक में उसकी जो कबूलियत थी, उसकी वजूहत बुनियादी तौर पर दो थी, जो मेरी ज़ाती राय है, जिससे कोई लोग इख्तलाफ भी कर सकते हैं। एक तो उसमें बहुत ज़्यादा रोल था जुल्फ़कार अली भुट्टो साहब की शख्सियत का, कि वो बिलाशुबा, जैसे कि हमने अपने होश के ज़माने में उनको नहीं देखा, वो हम छोटे थे तो वो इस दुनिया से चले गए, लेकिन बहरहाल उनकी जो शख्सियत का जो करिश्मा था वो उसका एक बड़ा बुनियादी फैक्टर था। दूसरा फैक्टर उसमें एजाज़ सैयद बड़ा इंपॉर्टेंट था, वो ये था कि पाकिस्तान के अवाम ने सियासत के मैदान में कभी नाराबाजी की पॉलिटिक्स देखी नहीं थी। तो वो ये पहला मौका था कि वो कहते हैं रोटी कपड़ा और मकान नारे, और तो वो उनको ये लगता था कि ये बंदा जो है वो हमें गलत या दुरुस्त तौर पे उनको लगता था कि ये शायद जो कह रहा है वो उसी तरह करेगा। लेकिन बहरहाल सियासत की अपनी मजबूरियाँ होती हैं। भुट्टो साहब का फेज़ देखा, फिर भुट्टो साहब मार्शल लगा, वो गिरफ़्तार हुए, उसके बाद उनको फांसी दे दी गई। उसके बाद फिर पीपल्स पार्टी का दूसरा फेज़ शुरू हुआ बेनज़ीर भुट्टो की जलावतनी के ज़माने से। फिर जो बेनज़ीर भुट्टो पाकिस्तान वापस आई तो उनका वो तीसरा फेज़ शुरू हुआ, और फिर तीसरे फेज़ के एंड तक ही वो भी इस दुनिया से चली गई। इसमें हम कह सकते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में जो भुट्टो फैमिली थी, वो असल में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या भुट्टो फैमिली को ही कह सकते हैं। अब वो आगे कुछ ज़रदारी फैमिली के साथ मिक्सअप हो गई है, लेकिन बहरहाल वो जो था कि जुल्फ़कार अली भुट्टो साहब भी इसी तरह उनको जान से हाथ धोना पड़े, फिर मोहतरम बेनज़ीर भुट्टो को भी इसी तरह गैर फितरी तरीके से उनकी जान ली गई। फिर शाहनवाज भुट्टो के हवाले से भी शकूक व शुबात पाए जाते हैं। फिर मुर्तज़ा भुट्टो साहब को भी सड़क पर कत्ल कर दिया गया। तो एक जो उनके लिए हमदर्दी का फैक्टर था वो भी पाकिस्तान की अवाम में था कि जी इन लोगों ने बहुत सारी जानें दी हैं और कुर्बान दी हैं। लेकिन यहाँ पर मैं एक बात बड़ी इम्पॉर्टेंट जो है वो पॉइंट आउट करना चाहता हूँ। हमारे मुल्क में जमहूरियत पसंद तबके जो हैं वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को पसंद करते हैं, उसकी जमहूरी जद्दोजहद को खराज तहसीन भी पेश करते हैं। लेकिन एक चीज़ जो है वो फैक्ट है, फैक्ट्स कभी बदले नहीं जा सकते। पीपल्स पार्टी पर एक इल्ज़ाम जो अब जो दानिश्वर हैं वो एक आयद करते हैं, और वो वाकई बड़ा काबिल गौर है, वो ये है कि जो इस्टेब्लिशमेंट कैसे कहते हैं ना कि बोझ पीपल्स पार्टी हमेशा उठाती रही है। आप देखिए 71 की जंग में जब पाकिस्तान दो लख्त हुआ, हमारे कैदी हुए, तो भुट्टो साहब ने उनके लिए रिलीफ का सामान किया, वो जा कर के उन्होंने वो कैदी वापस लेकर आए। उसके बाद जब ज़िया साहब का दौर एंड हुआ तो उसके बाद फिर मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो आई,
उसके बाद जब मुशर्रफ साहब का दौर एंड हुआ तो फिर यूसुफ जहा गिलानी आए। तो ये भी एक फैक्टर इसमें मौजूद है कि जनाब जब भी मार्शल जब वापस जाता है तो इक़्तिदार पीपल्स पार्टी को दे के जाता है, जबकि सिंबल वो डेमोक्रेसी का है। तो ये एक मुख्तसर सा इसका इजाज़त था। स्टूडेंट पॉलिटिक्स में भी उनका बड़ा रोल है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने पाकिस्तान को बहुत सीनियर सियासतदान दिए, बहुत वो जिनको बेनज़ीर भुट्टो अंकल्स कहती थी, बड़े बड़े नामवर सियासतदान थे, वो दिए। आज भी पीपल्स पार्टी की बहुत ज़्यादा कबूलियत है और सिंध में बिलखसूस और मुल्क के दीगर हिस्सों में भी भुट्टो फैमिली के लिए बड़ी वो मोहब्बत पाई जाती है अवाम के अंदर, और उसकी अवाम की पार्टी कहा जाता है। आप मुझे ये बताइए कि जो उसका माजी था वो मैंने आपके साथ कुछ शेयर किया, आपके ज़हन में कोई ऐसी चीज़ है तो वो भी बताइए। और दूसरा ये बताइए कि जो हालिया सियासत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कर रही है उस पर आपकी क्या राय है? राय साहब, मैं दो मुख्तसर सी बातें करूँगा क्योंकि टाइम ज़्यादा नहीं होता हमारे देखने वालों के पास। एक तो मैं जिक्र करूँगा जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब जो बानी थे पीपल्स पार्टी के, उनकी 4 बड़ी गलतियों के बारे में बात करूँगा। पहली गलती भुट्टो साहब की ये थी कि भुट्टो साहब ने हमारे मुल्क में जो फ़ौज का सियासी किरदार है उसको दवाम बख्शा। पहले किरदार तो माजी में भी फ़ौज अदा करती रही थी, लेकिन भुट्टो साहब ने जब इक़्तिदार में आए तो उन्होंने ISI के अंदर जो पॉलिटिकल सेल है वो भुट्टो साहब ने बनवाया था। ये उनकी पहली बड़ी गलती थी। दूसरी भुट्टो साहब की गलती ये थी कि भुट्टो साहब के दौर में जो मज़हब का एलिमेंट है वो रियासती अमूर और हुकूमती अमूर में आया। आपको याद हो भुट्टो साहब के दौर में एक अहमदियों या कादियानियों के हवाले से, या कुछ लोग अहमदी कहते हैं, अहमदी कम्युनिटी के हवाले से एक क्राइसिस था जिसको पार्लियामेंट में ले जाया गया और पार्लियामेंट में फ़ैसला हुआ। पार्लियामेंट ने फ़ैसला किया कि अहमदी जो है नॉन मुस्लिम है। ये फ़ैसला गलत था, सही था, लेकिन ये तारीख़ का हिस्सा है। लेकिन तारीख़ ये भी बताती है कि इस एक फ़ैसले की वजह से पाकिस्तान में पहली दफ़ा पार्लियामेंट ने लोगों के जो मज़हब हैं उनका फ़ैसला करना शुरू किया और रियासत की फ़ैसला साजी में मज़हब एक उनसर बन गया, जिसका नतीजा आज हम मुख्तलिफ़ इंतहापसंद मजहबी जमातों की सूरत में देख रहे हैं। पंजाब में भी है, सिंध में भी है, बलूचिस्तान में भी है और KPK में भी है। तो भुट्टो साहब की दूसरी बड़ी गलती ये थी। भुट्टो साहब की जो तीसरी बड़ी गलती थी जिसने पाकिस्तान की तारीख़ पर अनमिट नकूश छोड़े हैं वो था अफ़गानिस्तान का मामला। उस वक्त IGFC थे जनाब बाबर साहब, जनरल नसीरुल्लाह बाबर, और उनके दौर में पहली जो खेप तैयार हुई थी अफ़गानिस्तान के अंदर जाके कार्रवाइयाँ करने की, वो नसीरुल्लाह बाबर साहब के दौर में तैयार हुई थी, भुट्टो साहब के दौर में तैयार हुई थी। और नसीरुल्लाह बाबर साहब जब हयात थे वो इस बात पे बरमला इजहार करते थे कि किस तरीके से उन्होंने भुट्टो साहब को कन्विंस किया और वो अफ़गानिस्तान के अंदर जो कार्रवाइयों का आगाज़ हुआ। बाद में ज़ियाउल हक़ साहब ने मज़हब को भी बहुत ज़्यादा आगे ले गए और जो अफ़गानिस्तान का मामला है उसको भी बहुत ज़्यादा आगे ले गए। चौथी जो गलती थी भुट्टो साहब की बड़ी, वो मेरे ये ख्याल है कि भुट्टो साहब ने अपने दौर में अपोजिशन को बड़ा टफ़ टाइम दिया था, और ये वो वाला टफ़ टाइम है जो इमरान खान साहब भी दे रहे हैं। तो ये 4 वो बड़ी गलतियां थीं जो भुट्टो साहब ने की, जिनका जो खमियाजा है वो आज भी लोग भुगत रहे हैं, पाकिस्तान भुगत रहा है। लेकिन भुट्टो साहब के 2 ऐसे कमालात हैं जो उनकी सारी गलतियों के ऊपर हावी हो जाते हैं। 2 बहुत बड़े कमालात हैं। भुट्टो साहब का सबसे बड़ा कमाल ये था कि भुट्टो साहब ने गरीब आदमी को, आम आदमी को ज़ुबान दी, उनको हुकूक के हवाले से बताया। ये भुट्टो साहब का बहुत बड़ा कमाल था। दूसरा बड़ा उनका कमाल ये था कि उन्होंने पाकिस्तान की सरजमीन को एक आइन दिया, 1973 का आइन जो इस वक्त हमारे मुल्क पर नाफिज है, गो के उस पर तरामीम भी उन्होंने की, वो आइन उन्होंने दिया। और तीसरी और आखिरी कमाल उनका ये था कि भुट्टो साहब की ज़ात पे आप जितना मर्जी एतराज़ कर लें, आप ये मानेंगे कि भुट्टो साहब को जो फांसी दी गई, जो उनका अदालती कत्ल हुआ, वो उनके ख्यालात और उनके आदर्शों की वजह से कत्ल हुआ। तो ये जो 3 कमालात हैं भुट्टो साहब की, तमाम गलतियों को ये पीछे छोड़ देते हैं और उनको आज भी लोगों के अंदर एक पॉपुलर लीडर की हैसियत से रखते हैं। और आज भी अगर आज की सियासत की बात करें, आपने आज की सियासत की बात की, भुट्टो साहब के बाद बेनज़ीर भुट्टो जब इक़्तिदार में आई, तो मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ, और इसके ऊपर किसी दिन हमें एक अलग डिस्कशन भी करनी चाहिए कि बेनज़ीर भुट्टो साहबा अपने वालिद जुल्फ़िकार अली भुट्टो से बड़ी सियासी लीडर थी। उनके बेनज़ीर भुट्टो साहब के जो कमालात हैं, बहुत सारे कमालात हैं उनके जिनके ऊपर हम बात कर सकते हैं। वो अपने वालिद से बहुत आगे थी, बड़ी ज़हीन थी, बड़ी मुदब्बर थी, बड़ी टॉलरेंट थी। भुट्टो साहब की शख्सियत से बड़ी बरअक्स भी थी बहुत सारे मामलात में।
और अब उनके जो साहबजादे हैं बिलावल भुट्टो जरदारी, वो भी बड़े रोशन ख्याल हैं, चीज़ों को समझते हैं। पीपल्स पार्टी का एक खूबी ये है पीपल्स पार्टी की कि पीपल्स पार्टी पार्लिमानी पॉलिटिक्स में पीपल्स पार्टी का कोई मुकाबला नहीं है। पीपल्स पार्टी को अपोजिशन में अगर आप बिठा दें तो अपोजिशन में पीपल्स पार्टी सबसे बड़ी पार्टी है। जो अपोजिशन की पीपल्स पार्टी होती है वो एक अलग पीपल्स पार्टी होती है, और जो गवर्नमेंट की पीपल्स पार्टी होती है वो बिल्कुल अलग पीपल्स पार्टी होती है। और ये जो गवर्नमेंट की पीपल्स पार्टी होती है इसमें गवर्नेंस के बड़े इशू हैं, इन पे करप्शन के बड़े इल्ज़ामात लगते हैं, ये एक अलग इशू है। लेकिन अगर आप मजमूई तौर पे पाकिस्तान में पॉलिटिकल पार्टियों को देखें तो हुकूक के हवाले से, अवामी हुकूक के हवाले से, इंसानी हुकूक के हवाले से, आइनी हुकूक के हवाले से जो पार्टी सबसे ज़्यादा मुतहरक है, जो सबसे ज़्यादा नुमायाँ है, वो आपको अच्छी लगे या बुरी लगे, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। शाह जी, आपकी बात तो बिल्कुल दुरुस्त है। मैं इस बात को थोड़ा सा आगे इस तरह से बढ़ाऊंगा कि जो आपने पार्लियामेंट वाली बात की, तो बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जब इक़्तिदार में भी होती है तब भी शायद पार्लियामेंट को जो अहमियत सियासी जमातों की तरफ से इक़्तिदार की सूरत में अगर दी जाती है तो शायद पीपल्स पार्टी में सबसे इसकी माजी करीब की बड़ी मिसाल है कि यूसुफ रज़ा गिलानी साहब जब वज़ीर आज़म थे तो बहुत सारी खामियाँ थी, गवर्नेंस के इशूज़ थे, बहुत सारे और भी मामला थे। लेकिन एक चीज़ ज़रूर थी कि उनके दौर में वो ये एक बरमला दावा किया करते थे कि उनके दौर में कोई सियासी कैदी नहीं था पूरे पाकिस्तान में। ये एक बड़ा उनका एक क्रेडिट है कि वो सियासी कैदी वो उन्होंने इस तरह की कोई कार्रवाइयाँ नहीं की। अच्छा, अभी सिचुएशन ये है कि अब हमें पीपल्स पार्टी का थोड़ा सा एक मुख्तलिफ रुख नज़र आता है। मुख्तलिफ रुख ऐसे नज़र आता है कि हमने सुना कि जब वो पीडीएम का इजलास हुआ जिससे पीपल्स पार्टी निकली पीडीएम से, उसमें जरदारी साहब ने मतलब हम ये कह सकते हैं कि एक फितरी बात है, बंदे का एक ही बेटा हो तो बंदा जरा कंप्रोमाइज़ बंदे को करना पड़ जाता है। इस तरह की सियासत हमारे मुल्क में हो रही है। तो वहाँ पर पीपल्स पार्टी ने कमज़ोरी दिखाई कि वो जो हमने सुना कि जी जरदारी साहब ने कहा कि जी मेरा एक ही बेटा है, वो मैं, उन्होंने मफहूम ये था कि जी मैं इस्टेब्लिशमेंट की मुखालफत की मोल नहीं ले सकता। अभी भी हमें कुछ उनके बयान से कभी लगता है कि पीपल्स पार्टी जो है वो बहुत ज़्यादा असर लेती है इस्टेब्लिशमेंट से, जबकि माजी के उसका जो रिकॉर्ड है वो एंटी इस्टेब्लिशमेंट रहा है। तो अब वो एंटी इस्टेब्लिशमेंट जो प्रो इस्टेब्लिशमेंट के बीच बीच में खड़ी है या प्रो इस्टेब्लिशमेंट हो चुकी है, इस सूरत हाल को और फिर फ्यूचर में आप पीपल्स पार्टी को कैसे देखते हैं? वैसा मैं ये समझता हूँ कि पीपल्स पार्टी का इस्टेब्लिशमेंट से ताल्लुक़ होना, मुझे इस पर किसी किस्म का कोई डाउट नहीं है। लेकिन असल बात यह है कि पीपल्स पार्टी जब पावर में आती है तो वो कितना असर्ट करती है। तो हमने ये देखा कि पीपल्स पार्टी ने पावर में आके असर्ट किया। आपको याद होगा जब उसामा बिन लादेन एबटाबाद में बरामद हुए थे तो यूसुफ रज़ा गिलानी पीपल्स पार्टी के वज़ीर आज़म थे जिन्होंने पार्लियामेंट में खड़े होकर कहा था कि आप हमसे वीज़ों की बात करते हैं, बताइए उसामा बिन लादेन यहाँ पर कौन से वीज़े पर आया हुआ था। तो फिर उसी यूसुफ रज़ा गिलानी ने जो सेक्रेटरी डिफेंस थे उस वक्त के खालिद नईम लोधी, उनको बैक जुम्बिश कलम उनको बरतरफ कर दिया था। फिर कियानी साहब की और जो जरदारी साहब की जो एक पिंग पोंग खेला जाता रहा है दोनों का, वो भी रिकॉर्ड का एक हिस्सा है। पीपल्स पार्टी जो है आप इसे प्रो इस्टेब्लिशमेंट नहीं कह सकते। इक़्तिदार हासिल करने के लिए प्रो इस्टेब्लिशमेंट बिल्कुल होती है, लेकिन जब ये इक़्तिदार में आ जाती है तो ये इस्टेब्लिशमेंट इसको पसंद नहीं करती। और यही वजह थी कि जब 2008 में पीपल्स पार्टी का दौरे इक़्तिदार था तो 2010 में जो इनके DGISI थे जनरल अहमद शुजा पाशा, उन्होंने पहली दफ़ा इमरान खान से मुलाकात की थी और इमरान खान को उन्होंने कहा था, क्योंकि ISI जनरल पाशा की क़यादत में देख रही थी कि अगली हुकूमत जो है वो मुस्लिम लीग नून की आएगी, तो जनरल पाशा ने इमरान खान को कहा था कि हम आपको सपोर्ट करते हैं, हम आपको अपना घोड़ा बनाते हैं और आप हमारे साथ चलिए और हमारा साथ दीजिए। यहाँ पर थोड़ी सी एक चीज़ ऐड करता चलो कि ये बुनियादी तौर पर इनके जो तो शायद इसमें इमरान खान साहब को सपोर्ट करने का जो फैसला था उसमें इब्तदाई जो रोल था वो जनरल हमीद गुल मरूम का था और बाद में जनरल पाशा ने भी शायद वही लाइन टोक की थी। जी ऐसा ही है, वो तो जनरल मुशर्रफ साहब से भी मिले थे। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि जो इमरान खान का हालिया अरूज है वो बेसिकली पीपल्स पार्टी के दौर में जो पीपल्स पार्टी के साथ इस्टेब्लिशमेंट की लड़ाई है उसका एक नतीजा था, क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट एट द सेम टाइम नून लीग को भी पसंद नहीं करती थी और पीपल्स पार्टी इस्टेब्लिशमेंट को आंखें दिखा रही थी। तो इस्टेब्लिशमेंट ने फिर इमरान खान को दोबारा गले से लगा लिया और फिर इमरान खान की एक नया दूर हो। तो ये जो पीपल्स पार्टी है, जो बात हो रही थी कि इस्टेब्लिशमेंट है या नहीं, तो मेरा ये ख्याल है कि ये इस्टेब्लिशमेंट के साथ है, कोई शक नहीं, इक़्तिदार लेने के लिए इस्टेब्लिशमेंट के साथ है। और फ्यूचर जो पीपल्स पार्टी का है वो मुझे
मुझे कोई मायूस को नज़र नहीं आता। मुझे लगता है कि फ्यूचर पीपल्स पार्टी का है। हमें अगेन अच्छा लगे या बुरा लगे, पीपल्स पार्टी आज भी चारों सूबों में मौजूद है, आज भी गिलगित बल्तिस्तान में मौजूद है, आज भी आज़ाद कश्मीर में मौजूद है। पीपल्स पार्टी की आइडियोलॉजी बड़ी जानदार है, इसकी जो विज़न है बड़ा शानदार है, इसकी क़यादत जो है बिलावल भुट्टो ज़रदारी की हद तक वो लोगों में अट्रैक्ट करने लग पड़ी है। लेकिन आसिफ ज़रदारी साहब शायद इतनी पॉपुलैरिटी नहीं रखते, बल्कि लोग उन्हें पसंद भी नहीं करते। एक और एलिमेंट आया है, वो है आसफा भुट्टो ज़रदारी का। तो मैं समझता हूँ कि पीपल्स पार्टी का फ्यूचर बिलावल की वजह से और आसफा भुट्टो ज़रदारी की वजह से बहुत शानदार है। और आप देखिएगा कि अभी आसफा भुट्टो सामने उस तरह से नहीं आई, उन्होंने एक दो तकरीरें की हैं और बड़ी शानदार तकरीरें की हैं आसफा भुट्टो ने। तो आसफा भुट्टो के अंदर भी मुझे बड़ा करंट जिसे कहते हैं ना जान नज़र आती है, वो है, और बिलावल में भी है, नो डाउट अबाउट इट। तो ये दोनों बहन भाई जो पॉलिटिकल लैंडस्केप है फ्यूचर का, वो शेप दे सकते हैं, मुझे इसमें कोई डाउट नहीं है। अब बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है एजाज सईद। हमने देखा कि माजी गिरी में पीपल्स पार्टी ने जैसे इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर बलूचिस्तान में हुकूमत गिराई जब नवाज शरीफ साहब का दौर था। और एक चीज़ जो बड़ी अहम है, वो है तो बड़ी छोटी सी, लेकिन मैंने कहा चलें जिक्र करता चलूँ कि जब पीपल्स पार्टी पंजाब में वीक होना शुरू हुई, तकरीबन हम कह सकते हैं कि एलिमिनेट हो गई, और पीपल्स पार्टी के बहुत सारे जो लोग थे, मैं ज़िली सतह पर, शहर की सतह पर, डिवीज़न की सतह पर जो थे, वो उन्होंने ज्वाइन कर ली पाकिस्तान PTI। लेकिन मैंने देखा कि जो लोग प्योरली एंटी इस्टेब्लिशमेंट थे, या बहुत प्योरली डेमोक्रेटिक रवैयों के अमल थे, जैसे PTI में आप मिसाल ले लें आगर रियाजुल इस्लाम की या अज़मा बुखारी की ले लें पंजाब में, जो इस तरह के लोग थे, इन्होंने फिर उस वक्त PMLN को ज्वाइन किया, क्योंकि PMLN अपनी माजी का जो रिकॉर्ड था, ट्रैक रिकॉर्ड था प्रो इस्टेब्लिशमेंट का, उसके बिल्कुल एग्जैक्टली उलट जा चुकी थी। तो पीपल्स पार्टी के अंदर से भी जो डेमोक्रेटिक ज़्यादा लोग थे, उन्होंने फिर PMLN में, हालांकि बिल्कुल ये एक दूसरे के मुखालिफ रही हमेशा, लेकिन वो जो यू टर्न हुआ और PMLN जो है वो एंटी इस्टेब्लिशमेंट होगी, उसके बाद काफ़ी सारे जो लोग थे वो इधर आ गए। तो नाज़रीन, आपने मेरी और एजाज सैयद की गुफ्तगू सुनी। काफ़ी सारी चीज़ों पे हमारी यही कोशिश होती है कि दयानतदाराना राय दी जाए। एजाज सैयद ने भी दयानतदाराना राय दी, मेरी भी जो अपनी समझ के मुताबिक थी वो जो भी हमारी गुफ्तगू थी, लेकिन उसमें हमने कोशिश की कि हम बात जो करें वो मेरिट पे करें, हक़ाइक़ के मुताबिक करें, तारीख़ के मुताबिक करें। फ्यूचर के हवाले से एजाज सैयद ने बताया कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का फ्यूचर जो है वो पाकिस्तान के अंदर रोशन है। अगले प्रोग्राम में आप इंशाल्लाह एक चौथी सियासी पार्टी का हम जिक्र करेंगे और उसके बारे में आपको आगाह करेंगे। इस दफ़ा के प्रोग्राम में इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।